गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज जोन चैनल। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इससे अधिक से अधिक स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पिछले क्लास में पढ़े थे हम कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम किस प्रॉपर्टी के हेल्प से जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता कितना टाइप का है। तो अब यहाँ पे है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट नंबर में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना। तो टू और मोर देन टू substance combined together and form a new substance। यानी इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइंड होके एक सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे H2O2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O। अगर यहाँ पे C प्लस O2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CO2। अगर N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या होगा NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है दो कंबाइन होकर एक सिंगल का फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करें उसको कॉम्बिनेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिकम्पोज मीन्स ब्रेक होना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए सबस्टेंस which break and form two or more than two new substance, तो उसको हम क्या कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में तो इसके लिए डिकम्पोजिशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है थर्मल, एक होता है फोटो और एक होता है इलेक्ट्रो। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा कि अगर कोई हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो थर्मल, अगर कोई सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो फोटो, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रो। तो हीट में क्या होगा कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट करेंगे तो CuO प्लस Cu2 आएगा। उसी तरह Pb अगर मान लो Fe2 यानी फेरस सल्फेट है FeSO4 है उसको हीट करेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो किससे प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है? हीट के प्रेजेंस में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे थर्मल बोलेंगे। और फोटो में क्या होगा? तो फोटो में याद रखना कि एक सिल्वर होता है और एक हेलोजन एटम होता है। तो सिल्वर का होता है Ag और हेलोजन का होता है Cl, Br, आयोडीन और फ्लोरीन। तो जैसे यहाँ पे AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा Ag प्लस Cl2 होगा। अगर AgBr को सनलाइट में रखेंगे तो उस कंडीशन में Ag प्लस Br2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में ही रखने पे क्यों ब्रेक होता है? तो सिल्वर क्लोराइड के पास इनिशियल कंडीशन में उतना एनर्जी नहीं रहता है जिससे वो ब्रेक होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज कर सके।
तो उस कंडीशन में वो सन से क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है और उस एनर्जी का यूज इस कंपाउंड को ब्रेक करने में करता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड AgCl या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr या सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर फ्लोराइड आर केप्ट इन डार्क रूम, यानी इसको हम डार्क रूम में क्यों रखते हैं, यानी जहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि वो सनलाइट के कंडीशन में जाएगा। जैसे ही सनलाइट के कंडीशन में जाएगा तो अगर AgCl है तो Ag प्लस Cl2 का फॉर्मेशन, अगर AgBr है तो Ag प्लस Br2 का फॉर्मेशन, अगर AgI है तो Ag प्लस I2 का फॉर्मेशन, अगर AgF है तो Ag प्लस F2 का फॉर्मेशन। यानी उसका जो नेचर और प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कि जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क रूम में लाइट रूम में रख दिए और 3-4 दिन के बाद हम जाएंगे तो उसमें सिल्वर क्लोराइड नहीं रह के क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए सिल्वर क्लोराइड को डार्क रूम में रखते हैं, लाइट रूम में नहीं रखते हैं, क्योंकि लाइट रूम में रखने पे उसका जो नेचर और बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होता है। तो यहाँ पे जैसे H2O है और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H2 प्लस O2 में ब्रेक होगा। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं और इसमें 2 रड होता है, एक एक कैथोड और एक एनोड, दोनों कार्बन से बना रहता है, यानी दोनों कार्बन का रड, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। अब उस कंडीशन में क्या कर देना, इसमें वाटर को फिल कर देना, यानी ये तुम्हारा क्या आ गया, वाटर आ गया। अब इसे वायर कनेक्ट करना, ये तुम्हारा वायर हो गया और ये तुम्हारा बैटरी हो गया। तो उस कंडीशन में प्लस और ये माइनस। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो वाटर क्या होगा, स्प्लिट होगा, यानी ब्रेक होगा। और वाटर जब स्प्लिट होगा तो H पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और O पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव पे। तो इस रॉड पे यानी इस ट्यूब में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और इस ट्यूब में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से क्या आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड इज डबल ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। तो उस कंडीशन में कैसे क्यों होता है, तो उस कंडीशन में याद रखना कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, H2 होता है। तो H2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अधिक है, ऑक्सीजन एटम कम है। तो इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कितना अधिक है, 2। तो इसलिए कैथोड पे जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो एनोड के ऑक्सीजन के अमाउंट के क्या होता है, दुगुना होता है। यानी अगर यहाँ पे 2 ग्राम रहेगा तो यहाँ पे 4 ग्राम, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 16। तो इसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर देन 2 टाइम्स मोर देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसलिए यहाँ पे जो कैथोड पे जो हाइड्रोजन है वो एनोड के ऑक्सीजन से दुगुना होता है। तो ये है, आगे है तुम्हारा थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो ये सीरीज होता है जो बताता है कि कोई एलिमेंट मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। यानी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल क्या होगा कि कोई
एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो इसमें सबसे मोर रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे जिंक और उससे Sn, उससे Pb, उससे Cu, उससे Ag और उससे Au। यानी सबसे कम कौन सा रिएक्टिव होता है तो गोल्ड, और सबसे अधिक कौन सा होता है पोटेशियम। तो इसी पैटर्न पे आता है थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन इन विच लो reactive metal is displaced by high reactive metal। यानी वह रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में CuSO4 है प्लस Zn है, तो ये क्या होगा ZnSO4 प्लस Cu। बट अगर यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu है तब यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, यानी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। क्योंकि मोर रिएक्टिव रहेगा तब ना उसके पास पावर होता है कि इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाए, लेकिन कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है तो अपने से मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए याद रखना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन दिया है तो मोर रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और लेस रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी से रिलेटेड है डबल decomposition, sorry double displacement reaction, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें डबल मीन्स दो और डिस्प्लेसमेंट मीन्स एलिमेंट का प्लेस, तो टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट is displaced by two more reactive element। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे NaCl है प्लस BaSO4 है, तो यहाँ पे क्या होगा Na2SO4 और प्लस ये तुम्हारा क्या आ जाएगा BaCl2 हो जाएगा। तो पहले क्लोरीन किसके साथ था सोडियम के साथ, अब किसके साथ बेरियम के साथ, पहले सल्फेट बेरियम के साथ अब सल्फेट सोडियम के साथ आ गया। उसी तरह यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, यानी लेड नाइट्रेट है, अगर यहाँ पे लेड आयोडाइड है और यहाँ पे NaNO3 है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे क्या है टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो रहा है, टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट से क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। 5 नंबर में जो है वो है ऑक्सीडेशन और 6 नंबर में रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, तो इसमें अगर एडिशन और
ऑक्सीजन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। यानी वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे वह रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, और याद रखना कि अगर एक ही रिएक्शन है दोनों में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्रेजेंट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे नोट में याद रखना दो टर्म है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस सब्सटेंस का रिड्यूसिंग मींस रिडक्शन तो इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये सब्सटेंस which reduced is known as oxidizing agent, a substance which oxidized is known as reducing agent। अब यहाँ पे ये हमेशा याद रखना है, ये दोनों हमेशा रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट रहता है। तो उस कंडीशन में जैसे इसको एग्जांपल से समझो कि जैसे यहाँ पे CO है और प्लस H2 है तो क्या होगा, Cu प्लस H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, ए कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर ऑक्साइड ए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल अगर देखते हो तो जैसे H2S प्लस Cl2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो HCl प्लस S आएगा। तो यहाँ पे S के साथ हाइड्रोजन था यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, तो किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का, तो Cl2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ए हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो H2S क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो पूछेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या बेनिफिट है यानी क्या रोल है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ यानी एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना कि हम ये पूरे केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है
जनरली वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कोई भी रिएक्शन रहेगा वो सब तुम्हारा क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। वो आगे सीनियर क्लास में पढ़ेंगे वो कैसे होगा। अब यहाँ पे है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कोरोजन ऑफ मेटल। तो ये क्या होता है कि व्हेन आउटर सरफेस of metal is attacked by atmospheric agent, moisture, oxygen, sulfur, carbon dioxide, etc., then it lose strength and shining property। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। यानी अगर कोई मेटल है उसका आउटर सरफेस अगर एटमॉस्फेरिक एजेंट के कंडीशन में आता है तो उसका जो मजबूती यानी स्ट्रेंथ होता है और जो चमक होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम एक कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। और कोरोजन इन आयरन इज नोन एज रोस्टिंग ऑफ आयरन। यानी जो आयरन में होता है उसको स्पेशली नाम क्या है, रोस्टिंग ऑफ आयरन है। जैसे एग्जांपल में इन केस ऑफ आयरन, तो आयरन के कंडीशन में जैसे Fe है, O2 है और H2 है। यहाँ पे X रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये क्या बनेगा Fe2O3 इंटू H2O। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये क्या होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ रोस्ट होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे इन केस ऑफ सिल्वर आएंगे तो सिल्वर में क्या होगा कि जैसे Ag है और सल्फर, यानी जो सल्फर कोऑर्डिनेट है उससे रिएक्ट करता है तो Ag2S बनाता है, यानी सिल्वर सल्फाइड बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसलिए कोई भी सिल्वर का जब हम ज्वेलरी पहनते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो क्या आता है, ब्लैक हो जाता है। इसका रीजन क्या है, तो उसके आउटर सरफेस पे सिल्वर सल्फाइड का लेयर जमा हो जाता है जिसके कारण वो तुम्हारा क्या आता है, ब्लैक हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे इन केस ऑफ कॉपर, तो कॉपर में जब जाओगे तो कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉइस्चर से जब रिएक्ट करता है तो ये CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो ब्लू ग्रीन का होता है। तो इसलिए पूछता है कि अगर कॉपर के कंटेनर को अगर कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू या ग्रीन हो जाता है। इसका रीजन क्या है, तो उसके आउटर सरफेस पे कॉपर कार्बोनेट का लेयर जमा हो जाता है जिसके कारण वो ब्लू या ग्रीन दिखाई देता है। अब यहाँ पे फैक्टर फॉर कोरोजन ऑफ मेटल, तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर है, तो यही जो एटमॉस्फेरिक एजेंट है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रीजन फॉर कोरोजन ऑफ मेटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिवेंटिंग फ्रॉम कोरोजन, तो उसमें ये पहला में ये पेंटिंग हो जाएगा या ग्रीजिंग हो जाएगा या ऑयल में डुबो के रखते हैं वो हो जाएगा। और सेकेंड जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है, ये प्रोसेस
galvanization a process in which zinc layer is coated over the surface of other metal। तो अगर जिंक का लेयर अगर अदर मेटल के सरफेस पे चढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में याद रखना है केवल जिंक का लेयर, और किस प्रोसेस के द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा होता है। तो यह रहेगा। सेकेंड नंबर में आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का रिलेशन होता है कि कोई भी फूड, ऑयल या फैट containing food are kept in a long time, then it lost smell and taste, is known as रेंसिडिटी। यानी अगर कोई फूड मटेरियल है उसको हम कुछ देर छोड़ देते हैं तो उसका जो टेस्ट और स्मेल होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो याद रखना है कि कोई फूड मटेरियल रेंसिडिटी के बाद उसका जो टेस्ट होता है वो एसिडिक क्यों होता है। तो याद रखना है कोई भी फूड होगा तो उसमें क्या होगा, फैट प्रेजेंट रहेगा, यानी ऑयली या फैटी सब्सटेंस है तो उसमें क्या होगा, फैट। और फैट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए कोई भी फूड मटेरियल है अगर वो उसका रेंसिडिटी हो गया तो उसका टेस्ट तुम्हारा क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। इसको हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंटिंग, यहाँ पे बाय adding एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या हो गया, एंटी मीन्स अपोज, ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी ये सब्सटेंस which oppose the rate of ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीडेशन के रेट का अपोज करे उसी को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे साल्ट है, शुगर है, एसिड है, वो सब तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑयल है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सेकेंड में बाय एडिंग या पैकिंग with इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कोई भी चिप्स खाते हो या कुरकुरे खाते हो तो उसमें क्या होता है, गैस प्रेजेंट होता है। वो गैस कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने नहीं देता है, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका जो टेस्ट और स्मेल होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और लास्ट टेम्परेचर कंट्रोल से, जैसे हम इसका फ्रिज में यूज करते हैं, यानी अगर टेम्परेचर पे हम क्या करें, यानी उसको अगर कोई फूड मटेरियल है उसको अगर बहुत लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन का रेट कम होगा तो उसका जो रेंसिडिटी का पीरियड हो जाएगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये सब प्रोसेस के द्वारा हम रेंसिडिटी और कोरोजन से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। तो आज के वीडियो में और पिछले वीडियो दोनों मिला के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।